अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 14 है जिसमें हम चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 3 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं। ये एक मैथ रिलेटेड टॉपिक है लेकिन फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज़ है। फिर हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को रिजॉल्व करने का क्या मतलब है और उस वेक्टर की रेजोल्यूशन क्या होती है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर के एक वेक्टर क्वांटिटी किस चीज़ से कंपोज्ड होती है। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स पार्ट 3 ऑफ 3। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो एक कंफर्म बात है कि मैथमेटिक्स की एक बहुत ही अहम ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में, सॉल्व करने में काम आती है। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, मतलब इसकी एक साइड 90 डिग्री है और ऑफ कोर्स बाकी दो साइड्स 45 और 45 बनी बिकॉज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर के सभी तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब इसमें तीन साइड्स हैं, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, गिवन विद एन एंगल थीटा। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए BC जो है, आपकी जो BC लाइन है, दिस इज ऑपोजिट टू द एंगल थीटा। ये थीटा एंगल के ऑपोजिट है और इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। जो आपके थीटा के बिल्कुल सामने होगी वो लाइन होती है परपेंडिकुलर। AB जो कि एडजेसेंट है आपके थीटा से, मतलब आपके थीटा के बिल्कुल साथ है, ये कहलाती है बेस। और ये थर्ड लाइन जो आपके 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कहलाती है हाइपोटेनस। अब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, थीटा, चार टर्म्स हैं, इनको कंबाइन किस तरह किया जाए। ये तीन रेशोज दिए हुए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ये क्यों है इसकी लॉजिक तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये वो रेशोज हैं जो आपको याद रखने हैं। इन रेशोज की मदद से आप सिर्फ इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इन सारी चीजों को आप याद कैसे रखेंगे? सिंपल। ये एक रैंडम सा वर्ड है, एक रैंडम सा स्टेटमेंट है, रैंडम सा सेंटेंस है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सम का S, पीपल का P और हैव का H। तो हमारे पास बनता है साइन थीटा जो कि इस सम के S से आया है इज इक्वल टू P से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय H से हाइपोटेनस। सम पीपल हैव का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू B से बेस डिवाइडेड बाय H मतलब हाइपोटेनस। अब आप बोलें कि इधर तो H से हैव था, इधर हेयर क्यों है? ऐसे ही, मतलब सेंटेंस हेयर के साथ बन रहा था इसलिए। अच्छा, दो रेशोज हो गए। सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट है टिल पेंटेड ब्लैक, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू P से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय B से बेस। तो ये है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का तरीका। सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
curly brown hair, cos theta is equal to base upon hypotenuse, और till painted black, tan theta is equal to perpendicular upon base। इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। Some people have curly brown hair till painted black, some people have curly brown hair till painted black। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं कि यही साइड हमेशा बेस बने और यही साइड हमेशा परपेंडिकुलर बने। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी वो तो हमेशा हाइपोटेनस होगी, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है थीटा की पोजीशन पे। अगर आपका थीटा इधर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है और इसके साथ बेस है। अगर आपका थीटा इधर होता तो फिर ये थीटा के सामने है तो ये बन जाता परपेंडिकुलर, और ये थीटा के साथ है तो ये बन जाता बेस। लेकिन ये 90 डिग्री के सामने है तो ये हाइपोटेनस ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दो ऐसे वेक्टर्स जिनका सम एक गिवन वेक्टर के बराबर हो वो कहलाते हैं उस वेक्टर के कंपोनेंट्स। मतलब अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दूं a और b और इन दोनों का सम बनता हो c, तो वेक्टर्स a और b वेक्टर c के दो कंपोनेंट्स हैं। अब स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब जब आप a और b को मिला के c बना सकते हैं तो c को तोड़ के a और b भी बना सकते हैं, और इस c को तोड़ के a और b बनाना मतलब एक वेक्टर को तोड़ के उसके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या फिर रिजॉल्विंग अ वेक्टर। अब वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल। अगर ये आपका वेक्टर है v तो इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाएगा जो कि राइट एंगल पे होंगे। एक x कंपोनेंट होगा क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है, और एक y कंपोनेंट होगा जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हमारा वेक्टर v था तो हमने x वाले कंपोनेंट को vx लिख दिया और y वाले कंपोनेंट को vy से डिनोट कर दिया। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स आप किस तरह निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है वेक्टर f। आपने पहले एक्सिस बनाए, x एक्सिस और y एक्सिस। जो वेक्टर f है ये डिनोट किया गया है लाइन सेगमेंट OC से, जो कि x एक्सिस से थीटा डिग्री के एंगल पे है। अब हमें पता है कि इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक fx होगा और एक fy होगा, जो कि x और y एक्सिस के रिस्पेक्टिवली पैरेलल डायरेक्शंस में होंगे। हमें ये करना है, सबसे पहले हमें इस वेक्टर के परपेंडिकुलर्स बनाने। आपने क्या किया, सबसे पहले x एक्सिस के एंड पॉइंट पे पॉइंट A मार्क किया और y एक्सिस के एंड पे पॉइंट B मार्क किया। अब ये जो एंड पॉइंट है ये वही पॉइंट है जहां तक OC की लेंथ एक्सटेंडेड है। तो आपने यहां से लेके नीचे तक एक परपेंडिकुलर बनाया AC और एक इधर से लेके इधर तक एक परपेंडिकुलर बनाया BC। अगर आप गौर करें तो BC पैरेलल है FX के और AC पैरेलल है FY के। अब लगाते हैं हेड टू टेल रूल। आपने ये डायग्राम देखा, ये OC है। अब मैं FY और FX अलग से बना रहा हूं क्योंकि वो इसके दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। हेड टू टेल रूल लगाते हुए हम अगर FX को पहला वेक्टर कंसिडर करें तो FX का हेड यानी ये, और इसके हेड के साथ लगेगी दूसरे परपेंडिकुलर वेक्टर की टेल यानी FY की टेल। अब FY अगर आपको याद हो तो FY की डायरेक्शन थी अपवर्ड, मतलब उसकी टेल इधर लगेगी इस डायरेक्शन में। ये था FX और ये है FY। दोनों वेक्टर्स आ गए। अब पहले की टेल से लेके दूसरे की हेड तक एक लाइन बनेगी जिसकी डायरेक्शन भी फर्स्ट की टेल से सेकंड की हेड की तरफ होगी। अगर आप गौर करें तो FX और FY का रिजल्टेंट जो वेक्टर बन रहा है वो बिल्कुल F के बराबर है। मतलब अगर हम एक वेक्टर के परपेंडिकुलर्स निकालें तो वो जो दो परपेंडिकुलर्स होंगे वो एक्चुअली में उस वेक्टर के
कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम रेक्टेंगुलर या वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन ये जो दो कंपोनेंट्स थे fx और fy, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, वो निकालने के लिए हमारे काम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। द ट्राइंगल OAC, अब आप इस OAC ट्राइंगल को गौर करें, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि भाई BC कहां गया तो वो OA की फॉर्म में है, और OB कहां गया तो वो AC की फॉर्म में है। तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स, दोनों कंपोनेंट्स के साथ एक वेक्टर डायग्राम कंप्लीट होता है। अब cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये आपका थीटा है कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब cos थीटा शुड बी इक्वल टू fx डिवाइडेड बाय f। जैसे कि इधर है cos थीटा इज इक्वल टू OA यानी fx डिवाइडेड बाय OC यानी f। तो हमारे पास बन गया OA इज इक्वल टू OC cos थीटा, दैट इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू f cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमारे पास f गिवन है, थीटा गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करके हमारे पास आ जाएगा fx का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर साइन का रेशो याद करें तो सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा विल बी इक्वल टू AC अपॉन OC। इसको रीअरेंज करें तो इक्वेशन बनती है fy इज इक्वल टू f साइन थीटा, जो इक्वेशन नंबर 2 है। और इस इक्वेशन में हम हमारी f और थीटा की वैल्यूज डालेंगे तो fy का भी मैग्नीट्यूड निकल सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। Find the two rectangular components of a force of 100 Newton which is acting at an angle of 60 degree with x-axis। एक फोर्स है जो 60 डिग्री फ्रॉम द x-axis एक्ट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन। इसके दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं। Let's suppose the force is F। अब ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर आप इक्वेशंस याद करने जाएं तो कभी कभार मिक्स भी हो सकती हैं इक्वेशंस। तो आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सी इक्वेशन कब लगानी है? हमारे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, मतलब हमें यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड और यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड निकालना है टू फाइंड आउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करें तो ऐसे कौन से रेशियोज हैं जिसमें एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आए और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आए, ताकि हमारी ओवरऑल इक्वेशन में 3 वेरिएबल में से 2 नोन हो और एक अननोन हो। तो कॉस वाली अगर ट्राई करें तो कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा मौजूद है, ब्राउन बेस यानी इसका f का x कंपोनेंट निकालना है, कर्ली ब्राउन हेयर h, f भी मौजूद है जो कि 100 न्यूटन है, मतलब cos 60 इज इक्वल टू fx अपॉन 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास fx की वैल्यू आ जाएगी। और fy निकालने के लिए जो रेशियो हम यूज करेंगे वो है साइन, बिकॉज सम पीपल हैव, अगेन ये क्वांटिटी पता है, ये क्वांटिटी पता है, ये अननोन है, तो साइन 60 इज इक्वल टू सम पीपल हैव यानी fy अपॉन 100। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास fy की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है fx इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड fy इज इक्वल टू 86.6 न्यूटन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर। अगर आपके पास एक वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड गिवन है ना उसका एंगल या डायरेक्शन गिवन है, लेकिन उसके दोनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मौजूद हैं, तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ये आपका f वेक्टर है जो अननोन है और ये आपका थीटा एंगल है जो
अननोन है, लेकिन इसका x कंपोनेंट fx नोन है और y कंपोनेंट fy भी नोन है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसकी हमें दो साइड्स पता हैं। अगर आप मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम याद करें तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड, मतलब f स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू fy स्क्वायर्ड प्लस fx स्क्वायर्ड। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, f को सब्जेक्ट बनाएं, तो इक्वेशन बनेगी f इज इक्वल टू होल रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, यानी इन दोनों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम और फिर इस होल का अंडर रूट निकालें तो हमारे पास f का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालें? अगर आपको tan थीटा का रेशियो याद हो, टिल पेंटेड ब्लैक, मतलब इसमें जो दो क्वांटिटीज हैं वो आपकी पहले से नोन थी, tan थीटा आपका अननोन है। तो आप अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इक्वेशन बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx। मतलब अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाला और सिर्फ कंपोनेंट्स गिवन हैं, तब भी आप इन वैल्यूज को यूज करते हुए इसका डायरेक्शन या एंगल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स वेक्टर f आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ f। अब आपके पास एक वेक्टर है f जिसके दो कंपोनेंट्स हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। डेटा fx इज इक्वल टू 3 न्यूटन, fy इज इक्वल टू 4 न्यूटन, f एंड थीटा अननोन। फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो f का आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन्स। और सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 के साथ सॉल्व करते हुए आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा 53.13। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बना A force of magnitude 5 Newton is applied at an angle of 53.13 degree from the horizontal। ये थी क्लास नंबर 14 और इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स को कंप्लीट किया। थैंक यू।